Hi everyone, I am Chetna, Faculty of Mental Health Nursing, and in this video, I am going to talk about bipolar disorders. I know बहुत से डाउट्स हैं आपके बाइपोलर डिसऑर्डर्स को लेके, क्योंकि आप बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हो, जैसे कि डिप्रेशन है, मेनिया है, मूड डिसऑर्डर्स है, तो यूजुअली यू गेट कंफ्यूज्ड कि क्या चीज कहाँ पे है और क्या नहीं है. सो लेट अस टॉक अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड और सारे डाउट्स हम आज अपने क्लियर कर लेंगे यहाँ पे. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले देख लेते हैं कि व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू टॉक इन नेक्स्ट 45 मिनट्स. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देखिए हमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स पढ़ना है तो हमें मूड डिसऑर्डर के छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करना होगा. हमें जानना होगा कि मूड डिसऑर्डर्स के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहाँ पे आते हैं. आफ्टर दैट बाइपोलर डिसऑर्डर्स को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, आप उनको कैसे इजीली याद रख सकते हो, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मूड एलिवेशन, बिकॉज बाइपोलर डिसऑर्डर्स में मूड एलिवेशन भी होता है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज, and all about lithium carbonate and some of the nursing diagnosis also. Let us start with mood disorders. तो देखिए मूड डिसऑर्डर्स आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. सी, सम डिसऑर्डर्स या दोज डिसऑर्डर्स जो आपके मूड को अफेक्ट करते हैं. किसको अफेक्ट करते हैं? दे अफेक्ट आवर मूड. Okay, they has an effect on our mood. Now, कौन से ऐसे disorders हैं? Broad category, there are two disorders. There are two types. दो तरीके के, दो टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं. एक है डिप्रेसिव डिसऑर्डर. डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आप इसको डिप्रेशन भी बोल सकते हैं. ओके, एंड सेकेंड टाइप इज बाइपोलर. बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो वो सारे डिसऑर्डर्स जो बाइपोलर के अंदर आते हैं. ये हुआ हमारा मेजर टू क्लासिफिकेशंस या टू टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स. हम आज बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में, तो इसी को आगे लेके चलते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. उससे पहले हम जान लेते हैं दैट व्हाई दीज आर कॉल्ड एज बाइपोलर. बाइपोलर का मतलब क्या है? देखिए जब भी हम बाइपोलर कह रहे हैं, which means there are two poles. There are two poles. मान लीजिए एक पोल ये है और एक पोल ये है. Now this is the pole where depression is there. यहां पे क्या है? डिप्रेशन है. इस पोल पे क्या है? मेनिया है. डिप्रेशन मतलब सैड मूड, मेनिया मतलब इंक्रीज्ड मूड और एलिवेटेड मूड. तो ये दो पोल्स हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, पेशेंट इन दोनों पोल्स के बीच में मूव करता रहता है. समटाइम्स द पेशेंट इज एट डिप्रेसिव साइड, समटाइम्स द पेशेंट इज एट manic side. So this is the meaning of bipolar disorder. Now let us talk further about what are the different types. Types of bipolar disorder, there are three types. इसको आपको ध्यान से सुनना है. There are three types. There are three types of bipolar disorders. First is bipolar. First we have bipolar 1 disorder. Second type is bipolar 2 disorder. And third जो आता है that is cyclothymia. साइक्लोथाइमिया बोल सकते हैं, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं. तो देखिए नाम याद रखने इतने मुश्किल नहीं है. There are three disorders, bipolar 1, bipolar 2 and cyclothymia. हमें क्या याद रखना है कि what is the difference between these three? Bipolar 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिप्रेशन भी है, डिप्रेसिव एपिसोड भी होता है, और क्या होता है? फुल फ्लेज्ड मेनिया एपिसोड भी होता है, मेनिक एपिसोड भी होता है. ये है हमारा बाइपोलर 1, which means
इफ अ पेशेंट कम्स टू ओपीडी और टू द हॉस्पिटल, एक पेशेंट है जो आता है और उसकी हिस्ट्री से पता चलता है कि इसको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आए हैं और अब इसको मेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो दैट इज बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 के बारे में बात करें तो बाइपोलर 2 में क्या डिफरेंस है? बाइपोलर 2 में डिफरेंस है कि पेशेंट को डिप्रेसिव एपिसोड हुए हैं प्लस क्या हुआ है? हाइपोमेनिया हुआ है, हाइपोमेनिक एपिसोड हुआ है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोमेनिक? एक और टर्म आ गया, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं। हाइपोमेनिया मीन्स मेनिया है पर कम है, all the signs and symptoms of mania but in less intensity, that is called as hypomania. हाइपोमेनिया में पेशेंट को मेनिया के सिम्टम्स आते हैं लेकिन इंटेंसिटी कम होती है और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोथाइमिया। अब साइक्लोथाइमिया क्या है? साइक्लोथाइमिया मतलब लंबे समय से, लगभग 2 साल से ज्यादा लंबे समय से पेशेंट का जो मूड है वो एट टाइम्स पेशेंट का मूड लो है और या पेशेंट का मूड एलिवेटेड है, बट क्या बोला मैंने? न्यूमरस एपिसोड्स ऑफ लो एंड हाई मूड। पर हम यहाँ पे लो और हाई मूड लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज जितने भी लो और हाई मूड के ये पीरियड्स हुए हैं या एपिसोड्स हुए हैं, इनको कभी भी, ये इतने सीवियर कभी भी नहीं हुए कि आप इनको डिप्रेसिव एपिसोड का नाम दे सकें या डिप्रेशन का नाम दे सकें या इसको मेनिया का नाम दे सकें या इसको हाइपोमेनिया का नाम दे सकें। So these episodes they never fulfilled the criteria of depression or mania or hypomania. But पिछले लगभग 2 साल से ज्यादा पेशेंट को कई बार ये कंप्लेंट हुई है कि या तो उसका मूड सैड है, उदास है, मन उदास है, या फिर मन बिना किसी कारण खुश है। This is the major and basic difference between these 3 types. ये आपको याद रखना है। बाइपोलर 1 में डिप्रेशन भी है, मेनिया भी है। बाइपोलर 2 में डिप्रेसिव एपिसोड है प्लस हाइपोमेनिया है और साइक्लोथाइमिया में न्यूमरस एपिसोड्स ऑफ लो एंड हाई मूड। Let us talk further about bipolar 1 disorder. Bipolar 1 disorder में हमने बात की कि मेनिया प्लस डिप्रेशन दोनों है, मेनिया प्लस डिप्रेशन दोनों है। Okay, so now let us talk about the different signs and symptoms. Bipolar 1 में अब मेनिया और डिप्रेशन दोनों है, तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे दोनों सिम्टम्स के बारे में, डिप्रेशन एज वेल एज मेनिया। देखिए, डिप्रेशन और मेनिया के सिम्टम्स को जानने के लिए मैं आपको इजी निमोनिक बताऊंगी, बिकॉज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट। आपको अब मान लीजिए 7-8 सिम्टम्स मैंने बताए हैं, एग्जाम टाइम में आपको 5 ही याद आ रहे हैं, 2 में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें जरूरत होती है निमोनिक्स की। देखिए, डिप्रेशन या फिर डिप्रेसिव एपिसोड, जो भी आप कहिए, इसके सिम्टम्स याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज साइज कैप्स, दैट इज साइज कैप्स। ओके, नाउ वेयर S stands for, हमारा S का मतलब है सैड मूड, I मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम इंटरेस्ट लिखेंगे, लॉस और लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कि हम एनहेडोनिया बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं G, which stands for guilt. If you are watching this video, take your pen and notebook and start writing. E is energy. एनर्जी कैसी होती है डिप्रेशन में? एनर्जी रिड्यूस्ड होती है। आफ्टर दैट C stands for
डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, विच मीन्स कि पेशेंट आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, रिड्यूस्ड कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट अबाउट एपेटाइट, भूख कैसी लगती है, भूख डिस्टर्ब्ड होती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पे रिड्यूस्ड भी नहीं लिख रही हूँ, ना ही यहाँ पे इंक्रीज्ड लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ डिस्टर्बेंस। P stands for साइकोमोटर एक्टिविटी, पीएमए साइकोमोटर एक्टिविटी। यहाँ पे एजिटेशन भी हो सकता है, साइकोमोटर एक्टिविटी एजिटेटेड भी हो सकता है, या फिर रिटार्डेड भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। After that, S stands for sleep disturbance. Again, मैंने यहाँ पे reduced या increased नहीं लिखा है, क्योंकि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और last is suicidal ideation. सुसाइडल आइडिएशन, विच मीन्स कि डिप्रेसिव पेशेंट में सुसाइड के थॉट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द निमोनिक, दिस इज द निमोनिक जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे याद कर लेना है। याद कर लोगे, एग्जाम में नहीं भूलोगे। साइज कैप्स। ये तो बात हुई डिप्रेसिव एपिसोड की। अब बात करते हैं मेनिक एपिसोड की। तो हम बात कर रहे हैं मेनिक एपिसोड की या मेनिया के सिम्टम्स के बारे में। क्या निमोनिक हमें याद रखना है? देखो, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है, डिग, डिग, ट्रेड। इसको याद रख लो, आपको मेनिया के साइंस एंड सिम्टम्स याद हो गए। डिग, ट्रेड, वेयर डी स्टैंड्स फॉर, हमारा डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ये जो पेशेंट्स होते हैं ये हाईली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, विच मीन्स कि अगर ये आपसे बात कर रहे हैं और पीछे से इन्हें किसी ने बुलाया या दूर से कोई आपस में बात कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं अपनी सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीज्ड या फिर इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। द पेशेंट्स मेनिक एपिसोड के दौरान उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ओके, सो इंक्रीज्ड लिखिए, इंक्रीज्ड लिखिए या फिर इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम लिखिए, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। देन कम्स जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेंडियोसिटी। मेनिक पेशेंट्स में ग्रेंडियोसिटी के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ग्रेंडियोसिटी, ग्रेंडियोसिटी मतलब वो अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास कोई, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है या समथिंग स्पेशल। ओके, देन कम्स योर टी, वेयर टी स्टैंड्स फॉर टॉकेटिवनेस, टॉकेटिवनेस विच मीन्स कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। प्रेशर्ड स्पीच, इनकी स्पीच कैसी होती है? प्रेशर्ड स्पीच होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ऐसा होता है कि जैसे जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें प्रेशर बनता है, एकदम से विसल आती है, वैसे ही इनकी स्पीच भी प्रेशर्ड होती है कि इतनी तेज बोलते हैं, इतने प्रेशर से बोलते हैं कि समझना मुश्किल होता है। आर स्टैंड्स फॉर, R stands for racing thoughts. इनके थॉट्स दिमाग में दौड़ रहे होते हैं। दिमाग में जब थॉट्स दौड़ रहे होते हैं तो स्पीच कैसी होती है? स्पीच में नजर आएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। जब दिमाग में थॉट्स दौड़ रहे हैं तो वही स्पीच में जब आएंगे तो वो एकदम से उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, या फिर एक आइडिया से, एक बात से दूसरे बात, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जल्दी जल्दी फ्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी जंप करेंगे। उसके बाद आता है ए, विच इज एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी। एक्टिविटी, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, इससे हमें याद रखना है साइकोमोटर एक्टिविटी। इट इज इंक्रीज्ड, द साइकोमोटर एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। उसके बाद हम आते हैं, देन वी हैव डी, डी इज डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप एंड फूड। क्या लिखा मैंने, क्या बताया? मैंने बताया डिक्रीज्ड नीड फॉर sleep and food, which means
ऐसा नहीं है कि इनको नींद नहीं आती है या इनको भूख नहीं लगती है। द प्रॉब्लम इज दे डोंट फील इट, मतलब उनको लगता है कि नहीं, सोने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है या इतना ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है, और इतना कुछ करके भी, बहुत कम सो के भी, बहुत कम खा के भी, दे आर वेरी एनर्जेटिक। ओके, सो दे हैव डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप एंड फूड। इसकी वजह से क्या होता है, और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं रिड्यूस्ड स्लीप की वजह से। ओके, और खाना सही से ना खाने की वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने लगता है। आफ्टर दैट देर इज ई। ई मीन्स एंगेज इन रिस्की बिहेवियर्स। दे एंगेज इन रिस्की बिहेवियर्स। अब कैसे रिस्की बिहेवियर्स? रिस्की बिहेवियर मीन्स दे, मतलब द पेशेंट्स हु आर इन देयर मेनिक एपिसोड, वो एक्सेसिव पैसे खर्च कर सकते हैं बिना सोचे समझे, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर सकते हैं, या अपनी कोई चीज, अपनी कोई प्रॉपर्टी बहुत ही मामूली से दाम में बेच सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी, दे हैव इंक्रीज्ड लिबिडो। ओके, तो इस तरीके के रिस्की बिहेवियर्स में ये एंगेज हो जाते हैं, जैसे कि एक्सेसिव स्पेंडिंग, जल्दी जल्दी से एकदम अचानक से कोई इन्होंने ट्रैवल प्लान बना लिया, अचानक से कोई बिजनेस आइडियाज बना लिया और उसमें ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाइपर सेक्सुअलिटी, hypersexuality, they have increased libido, and gambling and others. So this is the mnemonic dig trade, where D stands for distractibility, I stands for increased or inflated self-esteem, G stands for grandiosity, T stands for talkativeness, pressured speech, R stands for racing thoughts, then A stands for increased psychomotor activity, D stands for decreased need for sleep and food, and E stands for they engage in risky behaviors. I hope इस mnemonic के साथ आपको clinical features अच्छे से याद रहेंगे. Okay. Now एक और चीज के बारे में बात करेंगे कि elevated mood जो कि मेनिया के पेशेंट्स में होता है, elevated mood की stages क्या हैं? There are 4 stages of elevated mood. क्या याद रखना है आपको? There are 4 stages of elevated mood. क्या है वो 4 stages? What are they? What are those 4 stages? First stage is euphoria. पहली स्टेज क्या है? यूफोरिया है. सेकंड स्टेज क्या है? इलेशन है. थर्ड इज एक्सल्टेशन, and last one is ecstasy. Last one is ecstasy. Euphoria. Now what is the meaning of euphoria? इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये हम जान लेते हैं. देखिए, यूफोरिया मतलब कि यू आर फीलिंग हैप्पी, बट एज सच देयर इज नो रीजन, नो सिग्निफिकेंट रीजन. मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आपकी क्लास, आप अपनी जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं, और आपको अचानक से पता चलता है कि लंच के बाद की जो क्लासेस है ना वो आज नहीं होंगी, तो आपको वापस नहीं आना है. सो यू फील हैप्पी ना, बहुत खुश हो जाते हो ना. बट यहाँ पे जो आपके खुश होने का एक रीजन है, बट इन केस ऑफ यूफोरिया यू आर हैप्पी, आप एकदम से खुश हो जाते हो, बट एज सच कोई रीजन नहीं होता. सो व्हाट हैपेंस? हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बट देर इज नो रीजन, नो स्पेसिफिक रीजन, बिना किसी रीजन के अगर आप खुश हो रहे हैं, दैट इज यूफोरिया. सेकेंड स्टेज आती है इलेशन की. व्हाट डज दिस मीन? इलेशन मतलब आप यूफोरिक हैं, इलेशन मतलब यूफोरिया हो रहा है, प्लस आपकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी बढ़ गई है, विच मीन्स आप खुश हो रहे हैं, और खुश होने के साथ साथ आप इधर उधर घूमने लगे हैं, जंप करने लगे हैं, कूदने लगे हैं, डांस करने लगे हैं. दैट इज योर साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. थर्ड इज योर एक्सल्टेशन. यहाँ पे आपको यूफोरिया भी हो रहा है, यहाँ पे आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ी हुई है, प्लस यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी.
डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आपको हो गया है। व्हाट डज दिस मीन? ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में पेशेंट को एक ये फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ होता है दैट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पास या तो वो बहुत अमीर है, बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है, या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये हो जाता है एक्सल्टेशन में। उसके बाद हम आते हैं एक्सटेजी। एक्सटेजी मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और इसको हम कहेंगे ब्लिसफुल, द स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस। ये है एक्सटेजी, मतलब इससे ज्यादा हैप्पीनेस की स्टेज नहीं है, ये मैक्सिमम एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेज है। एक चीज विच आई वांट दैट यू ऑल शुड नोट इट डाउन, वो ये है कि हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया, यूफोरिया जो है, हाइपोमेनिया में सिर्फ यूफोरिया होता है, बट ऑल ऑफ दीज रेस्ट थ्री स्टेजेस आर अ फीचर ऑफ मेनिया। ओके, हाइपोमेनिया में सिर्फ यूफोरिया होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि बाइपोलर टू, बाइपोलर टू में डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं प्लस हाइपोमेनिया है, तो उसका मतलब आप यहां पे समझिए कि पेशेंट को इलेशन नहीं होगा, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी नहीं होगा, पेशेंट को सिर्फ यूफोरिक स्टेज में रहेगा। I hope this is clear, the stages of elevated mood. Now, if this comes in your college exams, अगर ये आपके final semester exams में question आता है, short note में आएगा, अगर आएगा, this is how you are going to write it down. आप सबसे पहले elevated mood की stages को list down करोगे, one by one उसको point wise, statement wise explain करोगे. Next comes your causes. What can be the causes? What can be the causes of bipolar disorders? Okay, what can be the causes? अब bipolar 1 है या bipolar 2 है, etiology क्या हो सकती है? देखिए, it can be genetic, it can be genetic, it can be stressful life events, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, एकदम से कोई लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, जॉब का लॉस हो गया, ओके, किसी लव्ड वन का लॉस हो गया। सो एनी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट कैन प्रेसिपिटेट, कैन कॉज मेनिया as well as depression. Okay, then if we talk about neurotransmitter, अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, हाइपर हाइपर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, हाइपर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी। डोपामिन क्या होता है? फील गुड हार्मोन होता है ना, फील गुड, ये हमें अच्छा फील कराता है। तो यहाँ पे क्या है, डोपामिन की एक्टिविटी इंक्रीज्ड हो जाती है। सो दिस हैपेंस ड्यूरिंग योर bipolar disorders at manic stage. Okay, now next comes your cyclothymia. Bipolar 1, bipolar 2 we have discussed. Bipolar 1 में हमने डिस्कस कर लिया, बाइपोलर 2 में डिप्रेशन और हाइपोमेनिया है, हाइपोमेनिया आई हैव टोल्ड यू। हाइपोमेनिया में नाउ सी, हाइपोमेनिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए क्या है, यूफोरिया होता है यहाँ पे। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपोमेनिया एंड मेनिया? देयर इज नो नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, हाइपोमेनिया के पेशेंट में हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज्ड नहीं होती है। पेशेंट हैज यूफोरिया, अपना जो रोज का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑफिस जाना है, घर का कोई काम है, ऑल दोज थिंग्स पेशेंट कैन डू एंड देर इज नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। दिस इज हाइपोमेनिया, बट स्टिल द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग symptoms of elevated mood. Next, let us talk about cyclothymia. देखिए, cyclothymia में as we had discussed,
देर इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एटलीस्ट 2 years, और बच्चों में या अडोलेसेंस में ये जो ड्यूरेशन है ये 1 साल की हो जाती है. सो व्हाट आई सेड it is a chronic mild form. क्रोनिक है पर माइल्ड फॉर्म है किसकी? बाइपोलर की, बाइपोलर डिसऑर्डर की. ओके, क्यों है माइल्ड फॉर्म? बिकॉज लो मूड है, एलिवेटेड मूड भी है, बट नो क्राइटेरिया, नो फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिप्रेशन. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमने साइज कैप्स एंड डिग ट्रेड पढ़ा है वो फुलफिल नहीं करता है साइक्लोथाइमिया का पेशेंट. पर हाँ, हाई मूड एंड लो मूड जरूर होता है. कब से? 2 years. 2 years. And in case of children and adolescents, this duration is 1 year. Okay, now ये पॉइंट हमारा रह गया है. This does not fulfill the criteria of depression, of mania or hypomania. Now this is cyclothymia. This is the meaning of cyclothymia. Talking about lithium carbonate. लिथियम कार्बोनेट एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है आप सबके लिए. वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहली चीज हमें जाननी है दैट व्हाट इज लिथियम कार्बोनेट. लिथियम कार्बोनेट इज अ मूड स्टेबलाइजर. पहली चीज आपको ये जाननी है लिथियम कार्बोनेट के बारे में. दूसरी चीज आपको जाननी है दैट इट हैज नैरो therapeutic index. It has narrow therapeutic index. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सीरम लिथियम लेवल्स होने चाहिए वो एक रेंज के अंदर रहेंगे, और जिस रेंज के अंदर रहेंगे वो बहुत नैरो है. उससे थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं. ओके, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है. And if it goes above this, then it causes lithium toxicity. बहुत जरूरी है कि आप लिथियम को ध्यान से पढ़ो. जब भी कोई पेशेंट है हु इज ऑन लिथियम, आप उसको अच्छे से हैंडल कर सको, उसको अच्छे से हेल्थ एजुकेशन दे सको. नाउ यस, लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में अगर हमें बात करनी है तो पहले हमें देखना होगा कि रेंज क्या है. अगर हम बात करें, देखिए अक्यूट मेनिया के केस में जो सीरम लिथियम लेवल्स हैं वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 1 से लेकर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर. इसको लिख लो बेटा अच्छे से स्टार मार्क लगा के. एंड अगर हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की, इसका मतलब हुआ कि अक्यूट डिजीज जो है कंट्रोल में आ गई है, अब पेशेंट को मेंटेनेंस पे रखा गया है, तो उस कंडीशन में जो सीरम लिथियम लेवल्स होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े कम होने चाहिए. तो वो होते हैं 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल. नाउ अगर जो रेंज है 1.5 से ऊपर जाती है देन इट कॉजेस लिथियम टॉक्सिसिटी. ओके, अब लिथियम टॉक्सिसिटी के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी होंगे, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होंगे. देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इसको ना और ज्यादा बढ़ा देती हैं, इसके चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देती हैं. जैसे कि डिहाइड्रेशन. पेशेंट के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पेशेंट के शरीर में सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए, और रीनल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, रीनल डिस्टरबेंसेस नहीं होने चाहिए, या इनसफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. अगर ये कुछ कंडीशंस हैं तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. When your patient is taking lithium
आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है दैट पेशेंट should stay hydrated, avoid all those activities which cause excessive sweating, जैसे कि बाहर धूप में खेलना, आउटडोर स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो एक्सेसिव स्वेटिंग कॉज करती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? sodium intake in patient's diet, it should be नॉर्मल इंटेक, रिड्यूस्ड इंटेक नहीं बोलना है आपने। पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि नमक की मात्रा कम करनी है, नहीं करनी है, नॉर्मल इंटेक रखना है। Let us talk about some signs and symptoms. Early signs and symptoms. Early signs and symptoms of lithium toxicity. पेशेंट आपके पास आया है कुछ कंप्लेंट्स लेकर, इमरजेंसी में आप पोस्टेड हो, कैसे पता लगाओगे कि पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है? पेन, एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को नोजिया हो सकता है, और पेशेंट को ट्रेमर्स हो सकते हैं, कोर्स ट्रेमर्स हो सकते हैं, अटेक्सिया हो सकता है, मतलब पेशेंट का जो इम्बैलेंस, पेशेंट का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ओके, एंड डिसआर्थरिया हो सकता है, पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मसल वीकनेस की वजह से। ये क्या है? कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब होता क्या है, कई बार पेशेंट को ये लगता है या पेशेंट के रिलेटिव्स को लगता है कि चलो पेट में दर्द हो गया किसी वजह से या इंडाइजेशन हो गया उसकी वजह से वॉमिटिंग्स हैं। पर अगर ऐसा होता है उस पेशेंट के साथ हु इज टेकिंग लिथियम, देन दीज आर सम प्रॉब्लम्स, सम सिम्टम्स जो कि एज सून एज पॉसिबल नोटिफाई होने चाहिए डॉक्टर को। सो दिस इज अबाउट लिथियम कार्बोनेट। नाउ वन मोर थिंग, अब हमें ये जानना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि लिथियम, सीरम लिथियम लेवल्स चेक करने के लिए व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइमिंग? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइमिंग फॉर ब्लड सैंपल? आपको पेशेंट का लिथियम लेवल चेक करना है तो ब्लड सैंपल लेने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज, पिछली डोज के 12 घंटे के बाद, एंड द सूटेबल टाइम इज अर्ली मॉर्निंग। पेशेंट उठता है, उठने के साथ ही पेशेंट का ब्लड सैंपल ड्रॉ होना चाहिए। द सूटेबल टाइम इज, अप्रोप्रिएट टाइमिंग इज अर्ली मॉर्निंग। नाउ व्हाट कैन बी द नर्सिंग डायग्नोसिस? देखिए, पहली चीज क्या होती है? रिस्क होता है, पेशेंट की सेफ्टी हमें इंश्योर करनी है, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है। क्यों इंश्योर करनी है? क्योंकि पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ी हुई है, ओके, एंड यहाँ पे क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ सुसाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ सेल्फ और अदर डायरेक्टेड वायलेंस। What else? Imbalanced nutrition, and disturbed sleep. Okay, and judgment is also impaired judgment. These could be a few nursing diagnoses. Now, I hope I made it very clear and all the doubts related to bipolar disorders are clarified or clear by this video. Thanks for watching.